एवरीवन वेलकम बैक टू द चैनल। दिस इज काव्या अग्रवाल। इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं क्लास ट्वेल्थ के आईडी का चैप्टर नंबर 7, जिसका नाम है एनवायरनमेंट एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। बहुत सिंपल और बेसिक चैप्टर है, ठीक है, जिसमें हमें बेसिकली पढ़ना है पॉल्यूशन क्या है, वाटर पॉल्यूशन क्या होता है, लैंड डिग्रेडेशन क्या है। तो इट्स अ बेसिक चैप्टर, ज़्यादा इसमें कुछ ऐसा है नहीं, सिंपल है, तो इसे हम कवर करेंगे और वन शॉट ही वीडियो रहेगी। ठीक है, आइए फिर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज जो हमारे पास इस चैप्टर में आता है वो है कि व्हाट इज एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट होता क्या है? तो देखो, इसमें लिखा है कि एनवायरनमेंट is defined as the total planetary inheritance and totality of all the resources। planetary inheritance, ठीक है, और जितने भी resources हैं उन सभी को अगर हम सम अप कर दें तो हमें environment मिलता है। ठीक है, अब environment में दो तरह की forces होती हैं, दो तरह के elements होते हैं, एक बायोटिक, दूसरा एबायोटिक। ठीक है, बायोटिक एंड एबायोटिक। बायोटिक होते हैं जिसमें हम सभी लिविंग एलिमेंट्स की बात करते हैं, जैसे कि प्लांट्स हो गए, एनिमल्स हो गए, ह्यूमंस हो गए, वो सब। और ए बायोटिक में हम बात करते हैं सभी नॉन लिविंग एलिमेंट्स की, जैसे कि लैंड, वाटर, एयर, ये सब चीजें। ठीक है, तो बायोटिक एंड ए बायोटिक। ओके, इसके बाद टॉपिक आता है फंक्शंस ऑफ द एनवायरनमेंट। इससे एमसीक्यू बना हुआ है बोर्ड्स में। फंक्शंस क्या हैं? तो देखो, एनवायरनमेंट के चार फंक्शंस हमें गिवन है। पहला है प्रोवाइड रिसोर्सेज फॉर प्रोडक्शन। एनवायरनमेंट से ही हमें रिसोर्सेज मिलती है जिनको यूज करके हम फर्दर प्रोडक्शन कर सकते हैं, वो चाहे रीन्यूएबल रिसोर्सेज हो चाहे नॉन रीन्यूएबल रिसोर्सेज हो। ठीक है, दूसरा है एनवायरनमेंट एसिमुलेट वेस्ट। ठीक है, एनवायरनमेंट वेस्ट को एसिमुलेट करने का काम करता है। एसिमुलेट का मतलब है एब्सॉर्ब करना। ठीक है, जितना भी वेस्ट है वो, जो पर्यावरण है वो खुद से ही अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है। ठीक है, तीसरा है एनवायरनमेंट सस्टेन्स लाइफ। लाइफ को सस्टेन करने के लिए एनवायरनमेंट हेल्प कर रहा है। एंड इट प्रोवाइड्स एस्थेटिक सर्विसेज। एस्थेटिक सर्विसेज यानी कि आपको पीस ऑफ माइंड मिलता है, जैसे कि हमारे पास वाटर बॉडीज है, रेनफॉल है, माउंटेन्स हैं, बीचेस हैं। तो वो क्या है, सभी एस्थेटिक सर्विसेज हैं जो एनवायरनमेंट ऑफर कर रहा है। ठीक है, तो ये चार फंक्शंस आपको ध्यान रखने हैं। ओके, इसके बाद पॉइंट आता है कैरिंग कैपेसिटी। मतलब ये जितने भी फंक्शंस हैं एनवायरनमेंट परफॉर्म कर पा रहा है क्योंकि ये सभी फंक्शंस एनवायरनमेंट की कैरिंग कैपेसिटी के अंदर लाई करते हैं। अब कैरिंग कैपेसिटी में दो पॉइंट्स हैं। पहला लिखा है रिसोर्स एक्सट्रैक्शन शुड रिमेन बिलो द रेट ऑफ रिसोर्स रीजनरेशन। मतलब रिसोर्सेज को जितना हम यूज कर रहे हैं, एक्सट्रैक्ट करने हैं, वो कम होना चाहिए और रीजनरेशन का रेट ज्यादा होना चाहिए, क्योंकि रिसोर्सेज को रीजनरेट होने में, बनने में टाइम लगता है। ठीक है, तो जो यूज है, एक्सट्रैक्शन है, वो कम होना चाहिए एज कंपेयर टू द रेट ऑफ रिसोर्स रीजनरेशन। ठीक है, और दूसरा है जनरेशन ऑफ वेस्ट। वेस्ट शुड रिमेन विद इन द एब्जॉर्प्टिव कैपेसिटी। एनवायरमेंट की एब्जॉर्प्टिव कैपेसिटी के अंदर ही वेस्ट जनरेट होना चाहिए। ठीक है, तो ये दो पॉइंट्स हैं। ओके, अगर ये कंडीशंस फुलफिल नहीं होती हैं तो उस केस में हमें एनवायरमेंटल क्राइसिस की सिचुएशन देखने के लिए मिलती है। ठीक है। ओके, अब एनवायरमेंटल क्राइसिस से क्या क्या हो सकता है हमें पता है। ग्लोबल वार्मिंग है, क्लाइमेट चेंज है, ओजोन डिप्लीशन है, सॉइल इरोजन है। तो ये सभी क्या है, कॉजेज है। ओके, अच्छा, एब्जॉर्प्टिव कैपेसिटी क्या है? कैरिंग कैपेसिटी पढ़ा। एब्जॉर्प्टिव कैपेसिटी का मतलब क्या है? एब्जॉर्प्टिव कैपेसिटी मीन्स द एबिलिटी ऑफ द एनवायरमेंट टू एब्जॉर्ब डिग्रेडेशन विदाउट कॉजिंग एनवायरमेंटल डैमेज। कि एनवायरमेंट को डैमेज पहुंचाए बिना जो एनवायरमेंट है उसकी ये एबिलिटी है कि जितना भी वेस्ट है वो उसे अब्सॉर्ब कर लेता है। ठीक है, दैट इज एब्सॉर्प्टिव कैपेसिटी। ओके, इसके बाद टॉपिक आता है हमारे पास रीजंस फॉर एनवायरमेंटल क्राइसिस। जो एनवायरमेंट क्राइसिस की सिचुएशन है उसके पीछे रीजंस क्या क्या हैं? तो पहला रीजन तो क्या है हमारे पास, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। इतनी ज़्यादा जनसंख्या बढ़ रही है, पॉपुलेशन बढ़ रही है, जिसकी वजह से क्या होता है, डिमांड बहुत ज़्यादा है रिसोर्सेज की, सप्लाई इतनी है नहीं। एनवायरमेंट क्राइसिस हमें देखने के लिए मिलता है। दूसरा लिखा है एक्सटेंसिव एक्सट्रैक्शन ऑफ रीन्यूएबल एंड नॉन रीन्यूएबल रिसोर्सेज। बहुत ज़्यादा एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं हम लोग, बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज को यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, बहुत सी रिसोर्सेज एक्सटिंक्ट हो चुकी हैं, हमें देखने के लिए ही नहीं मिलती। ठीक, और क्या है, एफ्लुएंट कंजम्पशन और प्रोडक्शन स्टैंडर्ड्स की वजह से भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो एनवायरनमेंट की एब्जॉर्प्टिव कैपेसिटी से बाहर जाती जा रही हैं। ठीक है, ओके, इसके साथ साथ यहाँ पे लिखा है कि एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, ग्लोबल वार्मिंग, ये भी कुछ कॉजेज हैं जिसकी वजह से एनवायरमेंट क्राइसिस की सिचुएशन अराइज होती है। ठीक है, अच्छा, अब एक पॉइंट आता है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ नेगेटिव एनवायरमेंटल इम्पैक्ट। इसका मतलब क्या है? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होता है कि एक चीज को पाने के लिए आपने जो चीज खोई उसकी कॉस्ट क्या थी, दैट इज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ठीक है, आपने 11th में ही पढ़ा हुआ कॉन्सेप्ट। अब इसमें क्या है कि मान लो अगर गवर्नमेंट ने
हमारे इंडिया में, ठीक है, हमारी कंट्री में, इकोनॉमी में कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चरल एक्टिविटी करी, कि सपोज कोई फैक्ट्री बनाई। अब फैक्ट्री बनाई है तो प्रोडक्शन तो होगा, जीडीपी तो इंक्रीज होगी, है ना, अच्छी चीज है। लेकिन इसके साथ साथ पॉल्यूशन भी उतना ही होगा। ठीक है, पॉल्यूशन भी उतना ही होगा एनवायरनमेंट के लिए। बेसिकली पॉल्यूशन उतना ही ज्यादा क्रिएट होता जाएगा। तो हुआ क्या कि बेनिफिट से ज्यादा तो कॉस्ट आ गई आपकी, खर्चा ज्यादा हो रहा है, नुकसान ज्यादा हुए। ठीक है, तो उस केस में क्या होता है, इंक्रीज्ड फाइनेंशियल कमिटमेंट ऑफ द गवर्नमेंट, ग्लोबल वार्मिंग की सिचुएशन देखने के लिए मिलती है। ओजोन डिप्लीशन, जिसकी वजह से गवर्नमेंट का फाइनेंशियल बर्डन इंक्रीज होता है। ओके, और हेल्थ सेक्टर पे खर्चा और बढ़ने लगेगा, क्योंकि एयर और वाटर क्वालिटी कम होती जा रही है। ठीक है, तो ये पॉइंट भी ध्यान रखना है कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ नेगेटिव एनवायरमेंटल इम्पैक्ट ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू द बेनिफिट्स। ठीक है, इसके बाद एक टॉपिक है हमारे पास इंपॉर्टेंट, रिवर्सल ऑफ सप्लाई डिमांड रिलेशनशिप। इसमें क्या है, इसमें क्रक्स ये है कि पहले की अगर हम बात करें, ठीक है, पहले के टाइम की, तो उस टाइम पे डिमांड जो है वो कम होती थी एज कम्पेयर टू सप्लाई। ठीक है, डिमांड फॉर एनवायरमेंटल रिसोर्सेज वाज लेस एज कम्पेयर टू द सप्लाई। तो जो पॉल्यूशन था या जो लैंड डिग्रेडेशन था वो सभी इन्वायरमेंट की एब्जॉर्प्टिव कैपेसिटी के अंदर ही आता था। ठीक है, ओके, तो उस केस में एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स अराइज ही नहीं होती ना। बट अगर हम प्रेजेंट की बात देखें, प्रेजेंटली अगर हम देखें, तो डिमांड जो है वो ज़्यादा है सप्लाई से। ठीक है, और वो रीज़न क्या है कि पॉपुलेशन बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। दूसरा, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, इंडस्ट्री सेटअप हो रही है बहुत ज़्यादा, जिससे क्या हो रहा है कि डिमांड तो बहुत ज़्यादा है, सप्लाई इतनी है नहीं। और एनवायरमेंट क्राइसिस हमें देखने के लिए मिलता है, एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स हमें देखने के लिए मिलती हैं। तो ये क्या टॉपिक हुआ, सप्लाई ऑफ सॉरी रिवर्सल ऑफ सप्लाई डिमांड रिलेशनशिप। ठीक है, तो ये आपको पॉइंट ध्यान में रखना है। ओके, इसके बाद सिंपल टॉपिक्स हैं। पहला है ग्लोबल वार्मिंग, कि ग्लोबल वार्मिंग क्या होता है हमें पता है। इट इज द ऑब्जर्व्ड एंड द प्रोजेक्टेड इंक्रीज इन द एवरेज टेम्परेचर ऑफ अर्थ एटमॉस्फेयर एंड ओशंस। तो एवरेज टेम्परेचर अगर इंक्रीज होता जा रहा है, गर्मी बढ़ती जा रही है, तो उसे हम बोलेंगे ग्लोबल वार्मिंग। ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग इज ड्यू टू इंक्रीज इन द ग्रीन हाउस गैसेस। ओके, और इसमें क्या क्या इसके फैक्टर्स लिखे हैं, जैसे कि फॉसिल फ्यूल्स बर्निंग, डिफॉरेस्टेशन, मीथेन गैस रिलीज्ड इन एनिमल वेस्ट। ठीक है, तो उन सभी की वजह से क्या हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग देखने के लिए मिल रही है। इसके इम्पैक्ट क्या क्या आ सकते हैं, जैसे कि मेल्टिंग ऑफ आइसेस, नेचुरल डिजास्टर्स, ट्रॉपिकल डिजीजेस, एनिमल्स को इम्पैक्ट डालता है ये। और सीजन्स पे भी इम्पैक्ट आता है कि गर्मियाँ तो बहुत लंबी चलती हैं, ठंड इतनी रहती नहीं, है ना। तो वो क्या है, सब ग्लोबल वार्मिंग है। ओके, इसके बाद टॉपिक आता है हमारे पास ओजोन डिप्लीशन। अनदर कॉज क्या है, ओजोन डिप्लीशन। सो ओजोन डिप्लीशन क्या है, it is the destruction of ozone in the ozone layer due to presence of chlorine from man-made chlorofluorocarbon। तो जो ओजोन लेयर है, जो अर्थ को यूवी रेस से प्रोटेक्ट करता है, वो कम होती जा रही है, वो खराब होती जा रही है, खत्म होती जा रही है। दैट इज ओजोन डिप्लीशन। ठीक है, होता क्यों है, बिकॉज ऑफ हाई लेवल ऑफ क्लोरीन एंड ब्रोमीन कंपाउंड्स। ठीक है, ओरिजिन क्या क्या है, एक तो सीएफसी, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, और दूसरा एरोसोल प्रोपेलेंट्स। ठीक है, इतना आपको ध्यान नहीं रखना। बाकी इसका इम्पैक्ट क्या आएगा, यूवी रेडिएशन से स्किन कैंसर की प्रॉब्लम देखने के लिए मिलती है। ठीक है, बहुत से एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स को परेशानी होती है, और टेरेस्ट्रियल प्लांट्स की ग्रोथ को भी ये इम्पैक्ट करता है। ठीक, इसके अंडर ही एक पॉइंट है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल क्या था, ये एक ट्रीटी थी। ठीक है, एक ट्रीटी थी जो कि मेंबर्स ने डिजाइन करी थी ऑफ यूनाइटेड नेशंस। उन्होंने ये सोचा था कि ओजोन लेयर को हमें प्रोटेक्ट करना है, कि जितना भी क्लोरोफ्लोरोकार्बन यूज होता है उसको हम बंद कर देंगे, रोक देंगे। ठीक है, तो ओजोन डिप्लीशन को कम करना ही इनका मोटिव था। ट्रीटी का मतलब क्या है, एक तरह से अग्रीमेंट हुआ था कुछ कंट्रीज के बीच में, कुछ मेंबर्स के बीच में, कि जितने भी साइनिंग मेंबर्स हैं वो सीएफसी का जो प्रोडक्शन है, कंजम्पशन है, वो रोक देंगे, फ्रीज कर देंगे बाय द ईयर 2013। और इंडिया भी इस मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का ही पार्ट था। ठीक है, क्वेश्चन आपसे ऐसे नहीं पूछेगा कि व्हाट इज मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, बट आपको पता होना चाहिए कि थी किस लिए। ठीक है, तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ओजोन डिप्लीशन को कम करने के लिए एक अग्रीमेंट किया गया था, ट्रीटी था। ठीक, ओके, इसके बाद आगे चलते हैं। नेक्स्ट आता है चैलेंजेस टू इंडियाज एनवायरनमेंट। तो इसमें कुछ कुछ चैलेंजेस हैं, जैसे कि पहला है लैंड डिग्रेडेशन। लैंड डिग्रेडेशन क्या होता है आप सबको पता ही है। इट इज द डिक्लाइन इन द ओवरऑल क्वालिटी ऑफ सॉइल, वाटर एंड वेजिटेशन कंडीशंस कॉमनली कॉज्ड बाय ह्यूमन एक्टिविटीज। की लैंड की जो फर्टिलिटी है या सॉइल की जो क्वालिटी है वो
कम होती जा रही है, दैट इज लैंड डिग्रेडेशन। ठीक है, इसके क्या क्या कॉजेज हो सकते हैं, जैसे कि डिफॉरेस्टेशन, ओवर ग्रेजिंग, एनरोचमेंट इनटू फॉरेस्ट लैंड्स की जमीनों को हटा के, जो फॉरेस्ट है उन्हें हटा के वहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया जा रहा है। ठीक है, अनसस्टेनेबल फ्यूल वुड, तो ये इसके कुछ कॉजेज हो जाएंगे। ओके, इसके बाद डिफॉरेस्टेशन क्या होता है। अब ये देखो बिल्कुल बच्चों वाला टॉपिक है, बट डिफॉरेस्टेशन क्या है आपको पता है कि जब लार्ज स्केल पे हम सभी पेड़ों को कट करना शुरू कर देते हैं ताकि डेवलपमेंटल एक्टिविटीज अंडरटेक कर पाए, तो दैट इज डिफॉरेस्टेशन। ठीक है, चलो इसमें तो कुछ खास नहीं। सॉइल इरोजन क्या होता है, इट टेक प्लेस व्हेन द सरफेस सॉइल इज वॉश्ड अवे थ्रू एक्सेसिव रेन एंड फ्लड। ठीक है, कि सॉइल की जो अपर लेयर है वो बह जाती है क्योंकि फ्लड होते हैं या फिर बहुत ज़्यादा अगर बारिश हो रही है तो हमें सॉइल इरोजन देखने के लिए मिलता है। ठीक है, बायोडाइवर्सिटी लॉस क्या है, तो इट इज यूज टू डिस्क्राइब द इनॉर्मस वेराइटी ऑफ लाइफ ऑन अर्थ। जितने भी लिविंग थिंग्स हैं, चाहे वो प्लांट्स हो, बैक्टीरिया हो, एनिमल हो या ह्यूमंस हो, इनको कलेक्टिवली अगर हम देखेंगे तो इसे हम क्या बोलेंगे, बायोडाइवर्सिटी। बट एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स की वजह से ये भी खत्म होते जा रहे हैं। हम्म, अच्छा, इसके बाद वाटर पॉल्यूशन, पता है हमें। एयर पॉल्यूशन क्या होता है, जानते ही हो आप ये सब। ठीक है, और हमारे पास आता है कि हम एयर पॉल्यूशन को कंट्रोल कैसे कर सकते हैं। तो देखो यार, जनरल पॉइंट्स हैं। दिल्ली में आपको पता होगा अगर आप हो कि कितना पॉल्यूशन यहाँ पे देखने के लिए मिलता है। ठीक है, AQI कितना हाई जाता है हमें पता है। तो कोई नहीं, देखो इसमें लिखा है प्रमोशन ऑफ पब्लिक ट्रांसपोर्ट। पॉल्यूशन कम करने के लिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट को प्रमोट करो, जैसे कि दिल्ली मेट्रो बसेस। इससे क्या होगा, एक ही व्हीकल में काफी सारे लोग आके ट्रेवल कर सकते हैं, है ना, पॉल्यूशन कम होगा। क्लीनर फ्यूल्स का यूज करना है, जैसे कि CNG इंस्टेड ऑफ पेट्रोल एंड डीजल। ठीक है, यूज करना है क्लीनर फ्यूल्स इन हाउस होल्ड्स, जैसे कि LPG। क्लीनर टेक्नोलॉजी को प्रमोट करना है। ठीक है, EV इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को प्रमोट करना है। तो वो सब किस में आ सकते हैं, स्टेप्स में आ सकते हैं जिससे हम पॉल्यूशन रोक सकते हैं। ओके, अब गवर्नमेंट ने पॉल्यूशन कंट्रोल करने के लिए कंट्रोल बोर्ड भी बनाया जिसका नाम है सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। सेटअप हुआ था 1974 में। करता क्या क्या है, तो इसमें कुछ पॉइंट्स ध्यान रखना वैसे ही, कि इन्वेस्टिगेट करता है, कलेक्ट करता है, डिसेमिनेट करता है इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू पॉल्यूशन। उसके साथ साथ गवर्नमेंट को टेक्निकल असिस्टेंस प्रोवाइड करता है। ठीक है, ऑर्गेनाइज करता है बहुत से अवेयरनेस प्रोग्राम जिसमें वो अवेयरनेस क्रिएट कर रहे हैं अबाउट पॉल्यूशन। प्रिपेयर करते हैं ये मैनुअल कोड गाइडलाइंस रिलेटिंग टू ट्रीटमेंट एंड डिस्पोजल ऑफ सीवेज। ठीक है, एयर क्वालिटी को असेस करने का काम CPCB का ही है, सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। ठीक है, ओके। इसके बाद नेक्स्ट आता है लास्ट टॉपिक, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है, अगेन एक बेसिक टॉपिक है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट यानी कि इस तरह से डेवलपमेंट करनी है, इस तरह से रिसोर्सेज को यूज करना है कि जो प्रेजेंट जनरेशन है उनकी भी नीड्स फुलफिल हो पाए, और जो नेक्स्ट जनरेशन है, अपकमिंग जनरेशन, उनके लिए भी रिसोर्सेज बचें। ठीक है, सो इट रेफर्स टू अ डेवलपमेंट प्रोसेस दैट मीट्स द नीड ऑफ प्रेजेंट जनरेशन without compromising on the ability of the future generation to meet their respective needs। ठीक है, ओके। इसमें आगे चलते हैं थोड़ा सा कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट हम अचीव कर कैसे सकते हैं। तो लिखा है रेस्ट्रिक्ट यूज ऑफ रीन्यूएबल रिसोर्सेज। ठीक है, रीन्यूएबल रिसोर्सेज का एक्सट्रैक्शन जो है वो सही से होना चाहिए, बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि रीजनरेट होने में टाइम लगता है। दूसरा, सब्सटीट्यूट करना है नॉन रीन्यूएबल को विद रीन्यूएबल रिसोर्सेज। ठीक है, इनपुट एफिशिएंट बनना है कि आपका कम रिसोर्सेज में ज़्यादा काम हो जाए। तो इस तरह से इनपुट एफिशिएंसी हमें देखने के लिए मिलेगी उसमें। ठीक है, पॉल्यूशन को कंट्रोल करो, पॉपुलेशन की ग्रोथ को कम करना है, कंट्रोल करना है, ताकि सभी तक रिसोर्सेज पहुंच पाए और जितना भी वेस्ट है वो एनवायरनमेंट के एब्जॉर्प्टिव कैपेसिटी के अंदर ही आए। ठीक है, अच्छा, इसके बाद अगर हम बात करें कितने टोटल सस्टेनेबल डेवलपमेंटल गोल्स हैं, तो टोटल 17 SDGs हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। स्ट्रैटेजीज क्या क्या हैं, कैसे अचीव कर सकते हैं, तो पहला लिखा है यूज ऑफ नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी। नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी को यूज करना है, जैसे कि विंड पावर, सोलर रेज, ये क्लीनर होते हैं और ग्रीनर एनर्जी सोर्सेज हैं। ठीक है, तो ये देख सकते हैं। दूसरा लिखा है क्लीनर फ्यूल्स का यूज करना है, हमने ऑलरेडी पढ़ा कि ट्रांसपोर्टेशन में CNG को प्रमोट करो, हाउस होल्ड्स में LPG को प्रमोट करो, गोबर गैस को प्रमोट करो। ठीक, जिससे पॉल्यूशन कम होगा। मिनी हाइडल प्लांट सेटअप कर सकते हैं,
इससे क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने में ये हेल्प करते हैं। ठीक है। ओके, इसके बाद ट्रेडिशनल नॉलेज एंड प्रैक्टिसेस, कि पहले के टाइम पे तो इतना पॉल्यूशन देखने के लिए नहीं मिलता था, आज के टाइम पे इतना पॉल्यूशन देखने के लिए मिल रहा है। तो पहले क्या प्रैक्टिसेस अप्लाई करते थे, वो चेक कर सकते हैं। जैसे इसमें लिखा है, इंडिया इज वेल नोन फॉर इट्स आयुष ट्रीटमेंट विद अबाउट 15,000 स्पीशीज ऑफ प्लांट्स विच हैव मेडिसिनल प्रॉपर्टीज। ठीक है। तो हमें केमिकल्स को छोड़कर थोड़ी ऑर्गेनिकली चीजें देखने के लिए कोशिश करनी है। ठीक है। इसके बाद बायो कंपोस्ट को आप यूज कर सकते हो। ओके। कि जो केमिकल फर्टिलाइजर्स हैं उनके यूज को कम करो, बायो कंपोस्ट ज्यादा हमें यूज करना है ताकि पॉल्यूशन ना हो। ठीक है, एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन ना हो। ओके। देन नेक्स्ट है कंट्रोल ऑफ बायोपेस्ट। ठीक है, अब इसमें लिखा है कि एडवेंट ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन हैज इंक्रीज द यूज ऑफ केमिकल पेस्टिसाइड्स। ठीक है, ग्रीन रेवोल्यूशन से पेस्ट अटैक इंक्रीज हुआ था, केमिकल फर्टिलाइजर्स का ज्यादा यूज हुआ था, तो इसलिए पेस्ट कंट्रोल भी जरूरी है। ठीक है। अच्छा, आगे क्या है इसमें, चेंज इन अनसस्टेनेबल पैटर्न ऑफ कंजम्पशन। कंजम्पशन और प्रोडक्शन पे भी थोड़ा कंट्रोल बना के चलना है। ठीक है, कि जैसे जैसे लोगों की परचेजिंग पावर इंक्रीज होती जा रही है तो कंजम्पशन भी बढ़ता जा रहा है, और जितना प्रोडक्शन करोगे उतना ही पॉल्यूशन जनरेट होगा, तो उसको भी थोड़ा कंट्रोल करके चलना है। ठीक। तो जनरल पॉइंट्स हैं, बेसिक हैं। तो यही था, सिंपल सा छोटा सा ही चैप्टर है, ज़्यादा इसमें कुछ ऐसा है नहीं। ठीक है, एंड आई एम होपिंग कि आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और लास्ट चैप्टर और ख़त्म करते हैं, और हमारा आईडी भी ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच।